नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसीटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में मैंने पीछे भी कई वीडियो डाली हुई दोस्तों। जिन भाइयों ने उन वीडियो को नहीं देखी है जाके पीछे देख सकते हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। इसमें पूछ रहा है कौन सी सॉइल इसमें से प्रैक्टिकली इम्परमिएबल यानी अपारगम्य होती है, अर्थात जिसमें से पानी का स्राव ना हो सके। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है ग्रेवल, बी है सैंड मिक्सचर, सी आपको दिया हुआ है यहाँ पे कोर्स सैंड, और डी है क्ले। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्ले। ठीक है, क्ले जो सॉइल है इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके इसमें इसकी परमेबिलिटी लगभग 0 के बराबर हो जाती है। ठीक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएससी जीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में आया भी हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। विभिन्न मृदाओं पर का उनकी पारगम्यता के आधार पर वर्गीकरण निम्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मृदा का प्रकार यहाँ पे परमेबिलिटी फैक्टर, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि सॉइल हमारी कितनी परमेबल है। ठीक है, और अपवाह गुणांक यानी रन ऑफ फैक्टर भी दिया हुआ है। देखिए बजरी का दिया हुआ है >1। ठीक है, पारगम्य माना जाता है बजरी को भी। बालू जो है 1 से 10⁻³ तक परमिएबल ये भी है। सिल्ट जो है 10⁻³ से 10⁻⁻6 तक। ठीक है, पार्सली परमिएबल यानी आंशिक पारगम्य है। मृतिका जो है <10⁻6 यानी अपारगम्य आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन अगला, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एन आर्टिशियन एक्विफर इज द वन विच वेयर। ठीक है, इसमें ये कह रहा है उत्सुक जलभृत वह होती है, क्या कहते हैं उसे, जलभृत का। आर्टिशियन एक्विफर का आपको डेफिनेशन बतानी यानी किसे कहते हैं ये बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए। वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि भूमि के नीचे जल सतह वायुमंडलीय दाब पर होती है। बी ऑप्शन दिया हुआ है। वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्टार्टा। ठीक है, तो जल जो है दो अपारगम परतों के दाब के अधीन होता है। सी दिया हुआ है। वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर। 3 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ता हूँ मैं बी ऑप्शन को। वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस। ठीक है, अपारगम में जो स्ट्राटा होते हैं, जो हमारी लेयर्स होती हैं जो इम्परमिएबल होती हैं, उनके बीच में जो पानी रुका होता है उसे क्या बोलते हैं, हम जलभृत बोलते हैं दोस्तों, यानी आर्टिशियन एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसे। देखिए इसमें दिया हुआ है उत्सुत हिंदी में बोलते हैं। जलभृत वह होता है, ठीक है, जिसमें जल दो अपारगम्य परतों के बीच वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर, ये भी अच्छी चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये पानी होता है। इस परत में कहीं फटान या दरार नहीं होती है, तो इसमें से उपस्थित जल उस फटान दरार से दाब के साथ पृथ्वी की सतह पर निकलने लगता है। इसे आर्टिशियन एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 138 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। न्यूमेरिकल है, ध्यान देंगे इसको, मैं आपको डिस्क्रिप्शन से डिटेल में बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ए सॉइल मास हैज, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी। ठीक है, ध्यान देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 9 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 4 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एन इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सॉइल का ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, सॉइल मास। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। ये रहा जो है जो √KH/kV होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए डिस्क्रिप्शन से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समदैशिक मृदा के लिए समतुल्य परागम्य गुणांक के इक्वेट मृदा के क्षैतिज परागम्य गुणांक तथा ऊर्ध्वाधर परागम्य गुणांक के गुणोत्तर के मध्य में बराबर होता है। ठीक है, के इक्वेशन इक्वेलेंट इक्वल टू √KH/kV। ठीक है, रख देंगे, आंसर आएगा 6 × 10⁻⁷।
then we can say that D will be the correct answer of this question. सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 139। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों कि सैंड ड्रेन्स आर यूज्ड, जो हमारी बालू नालियों का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, रीजन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ। इस ऑप्शन देखते हैं पहले। रिड्यूस द सेटलमेंट, सेटलमेंट कम करने के लिए। ठीक है, एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन, इंक्रीज द परमेबिलिटी, ट्रांसफर द लोड। ठीक है, तो हमारी सैंड ड्रेन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, आरपीएससी जीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में आया हुआ है। तो ऑप्शंस आपके सामने मैंने बता दिए, 3 सेकंड का टाइम है, फिर आप बताएंगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। सोच लीजिए दोस्तों आंसर क्या होगा आंसर, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन को बढ़ाने के लिए हम बालू नालियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सैंड ड्रेन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए डिटेल में बताया गया हमारी जो ये बुक्स हैं इनमें यही तो प्रॉफिट। मैंने फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों यहाँ पे बस आपको ऑप्शंस नहीं रटवाए जाते, आपको इसकी डिटेल भी दी जाती है दोस्तों। तो हमारी बुक्स जो है वो बेस्ट यूज फॉर हमारे प्रिपरेशन है। ठीक है, बालू नालियों का उपयोग मृदा पर बनी संरचनाओं के अधस्तर की मृदा में के शीघ्र संघनन के लिए किया जाता है। ठीक है, रैपिड कंसोलिडेशन यानी टू एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन, ताकि निर्माण कार्य शीघ्रता से किया जाता तथा उसे उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, एम्बैंकमेंट ये है भराव हमारा, और ये जो आपको दिख रही है यही है वर्टिकल सैंड ड्रेन्स। ठीक है दोस्तों, मृदा बांध के लिए बालू नालियों का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने 140, पाइपिंग इन अ सॉइल ऑकर्स व्हेन। ठीक है, पाइपिंग एक प्रोसेस होता है मृदा में, कब ऑकर होती है पाइपिंग मृदा में, नलिकाकरण हिंदी बोलते हैं इसे, तब कब तब होता है जब द सॉइल इज हाईली पोरस, सडन चेंज इन परमेबिलिटी ऑकर्स, इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, द सॉइल इज हाईली स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, यानी स्तरित हो। तो करेक्ट आंसर बताएंगे, 3 सेकंड का टाइम, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो पाइपिंग प्रोसेस मेनली डिपेंडेंट होता है इफेक्टिव प्रेशर पे। ठीक है, जो जीरो हो जाता है तो हमारी सॉइल में पाइपिंग प्रोसेस होने लगती है दोस्तों। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कह रहा है पाइपिंग प्रोसेस के बारे में। जब बांध की कोर दीवार में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे जब बांध की कोर में दीवार में दरारें पड़ जाती हैं अथवा मृदा की विभिन्न परतों से रिसन बढ़ जाता है, तो बांध के भीतर पाइप की भांति जल धाराएं बहने लगती हैं और पानी डाउन स्ट्रीम फलक से निकलने लगता है। ठीक है, मृदा के नलिकाकरण तब होता है जब प्रभावी दाब शून्य हो जाता है, यानी इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, देन सॉइल स्टार्ट द पाइपिंग प्रोसेस, यानी द वाटर फ्लो इन पाइप्स लाइक ए पाइप्स फॉर्म। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 141 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। डिस्चार्ज थ्रू द बॉडी ऑफ एन अर्टन डैम में बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लो नेट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, के एच इंटू एन एफ बाई एन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया आपको। पहले पढ़ते हैं डिटेल में क्वेश्चन, जानते हैं क्या पूछ रहा है। डिस्चार्ज टू द बॉडी ऑफ एन अर्दन डैम में बी कैलकुलेटेड यूजिंग फ्लो नेट का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, फ्लो नेट का यही फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज विल बी के एच इंटू एन एफ बाई एन डी। देखिए यहाँ पे दिया भी है डिस्क्रिप्शन में, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रवाह जल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। रिसाव की गणना में डिस्चार्ज कैलकुलेशन में ये होता है के एच इंटू एन एफ बाई एन डी। ठीक है, उत्थापक दाब की गणना के लिए जो प्रत्येक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर कार्यरत रंध्र जल दाब के बराबर होता है, बाह्य निकास ढाल के लिए गणना के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 142 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। The critical gradient of a soil having specific gravity 2.7 and voids ratio 0.67। ठीक है, इसमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो आई की वैल्यू पूछ रहा है। आई से नोट करते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को, तो फॉर्मूला होता है जी माइनस 1/1 प्लस ई। आई का ये फॉर्मूला है दोस्तों क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है हमारा, वॉइड्स रेशियो दिया है, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा B4। देखिए यहाँ पे IC की वैल्यू 1 आ रही है, तो बी जो है सॉरी B1 आ रहा है आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, UPP
एससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2007 के पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बताया डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आईसी जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1/1 होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। A sand sample of 25 centimeter length was subjected to a constant head permeability in a parameter having an area of 30 centimeter square. Discharge of 120 centimeter cube was obtained in a period of 1 minute under a head of 40 centimeter. The coefficient of permeability is equal to। इसमें ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आइए इसको मैं डिस्क्रिप्शन से आपको डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्थूल कणीय मृदाओं की पारगम्यता स्थिर शीर्ष विधि द्वारा कैलकुलेट की जाती है, जिसके अनुसार ये फॉर्मूला होता है स्थिर शीर्ष विधि का, ठीक है, कांस्टेंट है पैरामीटर का, ठीक है। के इक्वल टू क्यू एल अपन एच ए एन टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों हमेशा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सैंपल हैज 25 कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करना है। इसकी फार्मूला यही होता है दोस्तों, ठीक है, के इक्वल टू क्यू एल अपन एच ए टी। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, आप पुट कर देना है, सीधे आंसर आ जाएगा 1/24। देन वी कैन से द सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, सीधे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, के इक्वल टू क्यू एल अपन एच ए टी, ठीक है। के जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ठीक है। ये स्थिर शीर्ष विधि है, कांस्टेंट हेड मेथड, ठीक है, कांस्टेंट हेड मेथड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 144 अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। Which one of the following statement is incorrect in respect to the capillarity of soil। देखिए दोस्तों ये करेक्ट और इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम विशेष रूप से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाता है दोस्तों। और पेपर में मैक्सिमम इस टाइम पे जो चल रहा है, ये मैक्सिमम यही क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ये इसमें ये होता है कि ऑप्शन सारे सेम ही लगते हैं, और जब तक आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इजीली इसको गलत कर जाएंगे दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छे पढ़ने वाले भी हैं तो आप इस क्वेश्चन को सही कर जाएं। तो चलिए चलते हैं, इसका देखते हैं डिटेल। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ग्रेविटेशनल वाटर में बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉइल बाय ड्रेनेज, ठीक है। At the water table, the pore water pressure is greater than zero. Capillary water is held above the water table by surface tension। ये सी ऑप्शन था। डी ऑप्शन दिया हुआ है, capillary rise is controlled by pore size and not the grain size, and that the same soil mass with the same D10 can have the different pore size distribution depending upon the soil structure and table geological history etc, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर कौन है। आरपीएससी वीपीआईटीआई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये जो सी ऑप्शन मुझे ट्रू लग रहा है, देखते हैं। बी ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एट द वाटर टेबल द पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देन जीरो। समझ गए, ध्यान देने वाली बात है। हमारा जो वाटर टेबल होता है, यानी वाटर टेबल मतलब क्या, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे वाटर टेबल बोलते हैं दोस्तों। वहाँ पे हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो होता है हमारा पोर वाटर प्रेशर दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। रंध्र जल दाब क्यों मृदा में जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है, तथा जल के तल पर यह ऊंचाई शून्य होने के कारण रंध्र जल दाब भी शून्य रहता है। तो हमारा पोर वाटर प्रेशर जीरो कहाँ होता है दोस्तों, हमारा जो है वाटर के सरफेस सॉरी अंडरग्राउंड वाटर के बेस में हमारा पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाता है। अगर ये हमारा सरफेस है तो अंडरग्राउंड वाटर के, ये अंडरग्राउंड वाटर का सरफेस है, तो यहाँ पे जो है पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर विल बी जीरो ऑन द बेस ऑफ द वाटर, ठीक है। और सरफेस के वाटर सरफेस पे क्या होगा, वाटर सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। The most suitable method for drainage of fine grain cohesive soil will be। क्या होगा मोस्ट सुटेबल मेथड। देखिए कुछ तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। आरपीएससी एसीएफ 2011 में आया भी हुआ है।
तो पहला ऑप्शन दिया है वेल पॉइंट सिस्टम, दूसरा वैक्यूम मेथड, तीसरा डीप वेल सिस्टम, चौथा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। ठीक है, तो 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, बताएंगे फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, कोहेसिव सॉइल एक्चुअली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ पढ़ ही लेते हैं इसको। विद्युत परासरण विधि सूक्ष्म कणीय संसंजक मृदाओं के लिए जल निकास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, यानी हमें अगर ड्रेनेज करना है तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड जो है कोहेसिव सॉइल्स के लिए बेस्ट मेथड है फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से आ गया करेक्ट इनकरेक्ट, फिर मैं बताता हूँ इसमें, देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि सही बताइए। ठीक है, 3 ऑप्शन गलत हैं, एक सही होगा, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये रहा, द ग्रेटर द यूनिटी द ग्रेटर द परमेबिलिटी। ठीक है, यूनिट वेट जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी, ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर द परमेबिलिटी। दोस्तों डी ऑप्शन है, द ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर द परमेबिलिटी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया भी है डिस्क्रिप्शन में। फॉर्मूला हमें पता है K इक्वल टू सी डी एस स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपन ईट एन इंटू ई क्यू बाई 1 + ई। तो यहाँ पे देखिए परमेबिलिटी जो है हमारा यूनिट वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परमेबिलिटी जो है यूनिट वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द ग्रेटर द यूनिट वेट द स्मॉलर द परमेबिलिटी। देखिए मृदा की इकाई भर बढ़ने से रंध्रों की संख्या कम हो जाती है, फलस्वरूप मृदा की परमेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट मिला हमें यहाँ पे। जब मृदा में यूनिट वेट बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें जो पोर्स होते हैं यानी वॉइड्स होते हैं उनकी जो है संख्या घट जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, जिससे हमारी परमेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन 147 आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्टली gives the relation between the specific gravity of soil grain and the hydraulic gradient to initiate quick condition in sand having a void ratio of 0.5। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है। आई की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था, आई इक्वल टू G-1/1 + E। तो यहाँ से इसने जी की वैल्यू इक्वेट करके रखी है, तो यहाँ से जी की वैल्यू अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आता है, जी की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो G-1 यहाँ हो जाएगा और आई इन ब्रैकेट में 1 + E ऐसे हो जाएगा। तो जी इक्वल टू हो जाएगा आई, ठीक है, सॉरी आई 1 + E + 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 1.5 I + 1। ठीक है, G-1 रखेंगे। देखिए यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट किया इसी फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 148। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। इफ द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ ए सॉइल इज 1 एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 देन द वॉट्स रेशियो किसके बराबर होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन, सेम इस पे रख सकते हैं इसको। आई सी की वैल्यू दिया हुआ है, G-1/1 + E पे रखेंगे और पूछ रहा है हमसे क्या, वॉट्स रेशियो विल बी, व्हाट विल बी द वॉट्स रेशियो। ठीक है, तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजीली इसी फॉर्मूले पुट करके हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आएगा हमारा 0.7। देन वी कैन से दैट द सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2004 में पूछा गया दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 149। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। सैंड डिपॉजिट, सैंड डिपॉजिट is equal to sand deposit is equal to 0.67, G is equal to 2.67 is 5 meter thick। ठीक है, the head of water required for the quick sand condition। तो ये पूछ रहा है कि हेड क्या होगा हमारा क्विक सैंड कंडीशन के लिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन, 2 बार आया हुआ है, 2007 में ही पहले और दूसरे दोनों पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2007 2000 सेकंड में, यूपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2007 के पहले पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे।
आई इक्वल टू जी माइनस वन अपन वन प्लस ई दिया हुआ है, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा है, -1 कर रहा है, तो आई सी की वैल्यू हो जाएगी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हमें पता ही है। तो यहाँ से ई कैलकुलेट किया आई सी की वैल्यू, और हेड लॉस पर यूनिट लेंथ से कैलकुलेट करने पे एच एफ की वैल्यू, यानी हमें हेड लॉस लाना है, तो हेड लॉस इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, दैट विल बी द 5 मीटर। अब देन वी कैन से दैट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 5 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ए कोर्स ग्रेन सॉइल हैज ए इवॉल्व्ड रेशियो ई इक्वल टू 0.75, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई, क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच सैंड ऑफर विल बी, क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू जी माइनस वन अपन वन प्लस ई, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो आई सी की वैल्यू ये रही आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आई सी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर निकाल दिया, और डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों जिन भाइयों को हमारी बुक्स बोरो करनी है या हमारे पीडीएफ चाहिए, तो अमेजोन के किंडल ऐप पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।